ईरान की आजकल दुनिया भर में चर्चा है। आज ये इस्लामिक देश अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहा है। लेकिन अगर हम इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि कई शासकों ने इसे तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की। फिर भी ये अपनी जड़ों की मजबूती की वजह से हमेशा खड़ा रहा। जब हम भारत में मुगल काल से ईरान के रिश्तों पर नज़र डालते हैं तो मुगलों के लिए ईरान एक बहुत मजबूत सहयोगी रहा है। बहुत सी चीज़ें भारत से ईरान जाती और बहुत सी चीज़ें ईरान से भारत आती। तो ऐसे में ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि मुगलों ने ईरान से क्या मंगवाया और भारत से क्या क्या कीमती चीज़ें वहाँ भेजी जाती थीं। वैसे देखा जाए तो मुगल फौज घुड़सवारों पर टिकी थी और सच कहें तो अच्छा घोड़ा ही अच्छा सिपाही बनता था। भारत में घोड़े तो मिलते थे लेकिन वो उतने ताकतवर और तेज नहीं थे जितने मध्य एशिया या ईरान के घोड़े थे। इसलिए मुगलों को घोड़े बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था, जिसमें ईरान का खास महत्व था। ईरानी घोड़ों का इस्तेमाल मुगल शाही फौज के लिए, सरदारों के निजी दस्तों और कभी कभी दूतों के लिए भी करते थे। मुगल इन घोड़ों के बदले ईरानियों को कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर और नगद रुपया दिया करते थे। एम एथिल मोयार की किताब द मुगल एम्पायर में बताया गया है कि मुगल तोपखाना और हथियारों का काम पूरी तरह तुर्क ईरानी स्टाइल से प्रेरित था। ईरान से सिर्फ घोड़े ही नहीं आते थे बल्कि खास तरह की तलवारें, खंजर, सजावटी ढाल और नक्काशीदार हेलमेट भी आते थे। ये हथियार सिर्फ युद्ध में काम नहीं आते थे बल्कि इनाम और इज्जत के प्रतीक भी थे। शाहजहां और अकबर जैसे बादशाह अक्सर अपने अमीरों को इन शानदार ईरानी बख्तर और तलवारों के रूप में इनाम देते थे। ईरान से सिर्फ जंग के हथियार ही नहीं आते थे बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी भारत पहुंचती थीं। खासकर ईरानी कालीन की तो दुनिया भर में डिमांड थी और मुगल दरबार इसके बड़े ग्राहक थे। ये कालीन शाही महलों, मस्जिदों और दरबारों में बिछाए जाते थे। कुछ तो सीधे मुगल बादशाहों के लिए ही बनवाई जाती थी। मुगल दरबार सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि ज्ञान भी वहाँ से लेता था। फारसी किताबें, कुरान की सुंदर नकलें, मशहूर खत्ताती और मिनिएचर पेंटिंग्स सब ईरान से ही आते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुगल दौर में क्या सब कुछ सिर्फ ईरान से ही आता था? तो ऐसा नहीं है। भारत से भी कई चीज़ें ईरान और उसके आगे के देशों को भेजी जाती थी, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, सूती कपड़ा, कीमती पत्थर, मोती और चीनी जैसी चीज़ें भारत से निर्यात होती थी। यानी जैसे भारत और ईरान में एक आपसी चीज़ों का लेन देन चलता था। एक तरफ ईरान से शानदार कालीन, किताबें और कला आती थी तो दूसरी तरफ भारत से मसाले और कपड़े जाते थे। उसी तरह एक और ख़ास चीज़ भी भारत से बाहर जाती थी और वो है अफ़ीम। जी हाँ, वही अफ़ीम जो बिहार और मालवा जैसे इलाकों में उगाई जाती थी। मुगल दौर में इसका सिर्फ घरेलू इस्तेमाल नहीं था बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी चलता था। तो इस तरह ईरान, मध्य एशिया और उस्मानी इलाकों तक भारत की अफ़ीम पहुंचती थी और ख़ासकर ईरान में इसकी ज़्यादा मांग थी। मतलब अफ़ीम सिर्फ नशे की चीज़ नहीं थी, इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ईरानी वैद्य और हकीम इसका दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे और इसी आदान प्रदान ने भारत और ईरान को न सिर्फ जोड़े रखा बल्कि इतिहास के पन्नों में भी एक ख़ास जगह दिलाई। हमारी ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।